अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों वेखण वाले नूं ते अज की बैठक जिहड़ी असीं उर्दू च गल करांगे इहदे विच, क्योंकि वेखण वाले जिहड़े ने वो बहुत ज़्यादा इसरार कर रहे हैं कि कुछ भाइयों नूं पंजाबी सही समझ नहीं आती। तो अज साडी रमज़ान सीरीज़ की पहली वीडियो है, तो शुरू करने हैं। आज के मेहमान का तारुफ करवाएं शोएब साहब। आज के मेहमान डॉक्टर कासिद अहमद बाजवा साहब हैं, जिन्होंने अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज से MBBS किया है और अभी फ़िलहाल जनरल हॉस्पिटल में हाउस जॉब कर रहे हैं। तो इनसे आज रमज़ान के हवाले से बात करते हैं कि रमज़ान में किस तरह की हमने डाइट इस्तेमाल करनी है, सहरी में, अफ्तारी में, और क्या रोज़ा रखने के दौरान रमज़ान में 30 दिन होते हैं, इन दिनों में पानी की कमी हो सकती है जिस्म को। ये सारी चीज़ें हम इस डॉक्टर साहब को वेलकम करते हैं जी। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल चाल है जनाब? ठीक ठाक जनाब, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, हमने आपका थोड़ा सा तारुफ करवाने की कोशिश की है, आप ज़रा ऑडियंस को ज़रा अपने बारे में ज़रा और कुछ ब्रीफ कर दें। जी, मैं डॉक्टर कासिद हूँ और लाहौर जनरल हॉस्पिटल में सर्व कर रहा हूँ आजकल। रमज़ान के हवाले से मुख्तलिफ लोग मुझसे पहले पूछ रहे थे कि दो बातें हैं। एक तो ये कि हम किस तरह रमज़ान में जब रोज़े रखते हैं, इबादत बजा लाते हैं, तो हमारा एनर्जी लेवल सारा दिन भूखा प्यासा रहने से कम ना हो, हमें कोई ऐसी ग़िज़ाएँ सजेस्ट करें। और उसके साथ-साथ हमें ये बताएं कि वो क्या चीज़ें हैं जो कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत में मददगार साबित हो सकती हैं कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो कम ना हो। तो उसके लिए मैंने कुछ खुद भी स्टडी किया, वर्किंग की, और उसके साथ-साथ मैंने जो इन्फॉर्मेशन ली एक डायटीशियन से, बड़े रिनोन्ड डायटीशियन है विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो उन्होंने जो शेयर की हमारे साथ बातें, वो मैंने स्टडी की है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि लोग कहते हैं कि आजकल कोरोना में इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में बात करें कि इम्यूनिटी सिस्टम जो आपका है वो मजबूत होना चाहिए, तो रोज़े का उस पर क्या असर होगा? सबसे पहले हमने ये ख्याल रखना है कि वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं और जो कौन से अज्जा हैं खुराक के, जो हमने अपनी खुराक में पूरे रखने हैं। अगर हम उनको पूरा रखते हैं तो उन्हीं से मेटाबोलाइज़ करके आपके जिस्म ने एज़ ए मशीनरी बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं जिन्होंने आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत में अपना किरदार अदा करना होता है। उसमें आपके सारे ब्लड सेल्स आ जाते हैं, आपके इम्यूनिटी वाले सेल्स आ जाते हैं। तो वो सारे अज्जा में हमारे पास जो आते हैं, अगर हम वो पूरे रखेंगे तो आपका बिल्डिंग मटीरियल पूरा रहेगा। मिसाल के तौर पे हमने कोई भी चीज़ बनानी है, अगर उस चीज़ बनाने के लिए जो आपको चीज़ें चाहिए वो आपके पास पूरी हैं तो आप बना लेंगे, 1-2 चीज़ भी कम है तो वो रह जाएगी। रमज़ान में जैसा कि हमें पता है कि हम कम खा रहे होते हैं, पूरा-पूरा दिन पानी नहीं पी रहे होते, खा बिल्कुल नहीं रहे होते हैं, तो उससे ये खतरा या एक महसूस हो सकता है कि हाँ, कुछ ना कुछ चीज़ें हमारी खुराक में कम ना हो जाएँ, कि हम दिन में अगर 2 तरह की चीज़ें खा रहे हैं, 2 वक़्त खा रहे हैं, तो हमारी चीज़ों की जो इक़साम है बड़ी महदूद हो जाती है। जबकि आम रूटीन में डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो शायद बाज़ ऐसे खुराकी अज्जा हमारी खुराक में कम हो जाएँ, जो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होती है। तो उसके लिए हमने एक प्लान सबसे पहले ये तैयार किया है कि हम ये डिसाइड कर लें कि हमारी मेन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, बॉडी की ज़रूरियात हैं क्या? उसके बाद फिर हमने उन सभी ज़रूरियात को दिन के 3 हिस्सों में तक़सीम कर दिया है, जिसमें सहरी है, अफ्तार है, और फिर उससे थोड़े से वक़्फ़े के बाद, नमाज़ के बाद हमने डिनर रखा है। तो आप कहते हैं तो मैं शेयर कर देता हूँ उसके साथ, जी ज़रूर, और जी फिर ज़रूर। मज़ीद आपके जो भी सवालात हों वो। डॉक्टर साहब थोड़ा सा ना सादा जुबान में ज़रा, ताकि सुनने वालों को जो टर्म से नहीं वाकिफ़, जो आप अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उन अल्फाज से लोग नहीं वाकिफ़, उनको भी समझ आ जाए। बिल्कुल ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। टर्मिनोलॉजीज़ ये होता है कि आपको समझने में आसानी होती है, उसके साथ-साथ हर टर्मिनोलॉजी का तर्जुमा उसके साथ ही मैं कर रहा हूँ। कोई भी ऐसा लफ़्ज़ नहीं होगा जो बगैर तर्जुमे के मैं गुज़र जाऊँ। तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि हमारे अब उम्र को हमने 2 हिस्सों में तक़सीम किया। हम देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान में 40 साल की उम्र के बाद बहुत सी बीमारियाँ भी आम हो जाती हैं। हमारा जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है, जिस्म के हमने जो रोज़ के काम-काज हैं वो कम कर देते हैं, जिसकी वज़ह से हमारे हज़म जो है हम कम खुराक कर सकते हैं, और उसके साथ-साथ हमें शुगर या ब्लड प्रेशर आम हो रही है। तो हमने उम्र के भी 20 से 40 साल की उम्र के लोगों के लिए एक मैं बात बताऊँगा, और उसके बाद 40 साल से बाद उम्र के लिए 40 से 60 साल या उसके बाद आपने कौन-सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी है।
सबसे पहले मैं बताता चलूं कि 20 साल से 40 साल तक की उम्र में आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने लिए कैल्शियम, विटामिन डी, बी कॉम्प्लेक्सेस और इसके साथ साथ आप फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, आयोडीन पूरी रखें अपने लिए। ये वो अज्जा है खुराक के में जो मौजूद होते हैं और हम रोज़मर्रा अपनी रूटीन में जो खुराक इस्तेमाल करते हैं उसमें ये सब अज्जा कसीर मिकदार में मौजूद होते हैं। वो कौन सी खुराकें हैं जिनमें ये अज्जा बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं? वो है दूध, अंडे, इसके साथ फल, हर तरह की सब्जियां और 20 साल से 40 साल की उम्र के लिए खास तौर पे सुर्ख गोश्त, रेड मीट जिसको हम कहते हैं, बड़ा गोश्त, वो आपने इस्तेमाल करना है। और साथ गंदम, ब्राउन फ्लोर, मतलब पूरी गंदम का, जो कि हमारी ज्यादातर जो ऑडियंस है वो वही है जो गंदम का आटा इस्तेमाल करते हैं। जो सादा गंदम का आटा चावल होता वगैरह है। इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, बजाय इसके क्या वो एक होता है वाइट फ्लोर, मतलब उसमें से ना सफाई करके बहुत ज्यादा वो मैदे की तरह का बना लिया जाता है, तो उसमें अज्जा और फाइबर खास तौर पे कम हो जाता है। तो हम एक्स्ट्रा 20 साल 40 साल की उम्र के लोगों के लिए फाइबर तो नहीं कह रहे, फाइबर वो होता है जो आपके निज़ाम की हरकत को बढ़ाए रखता है और आपको कब्ज वगैरह नहीं होती। तो उसको हम बाद में तो एक्स्ट्रा भी ऐड करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ अपने आटे पे फोकस कर रहे हैं कि वो आप गंदम का इस्तेमाल करें, खुद पिसवाएं, या ब्राउन फ्लोर लिखा आता है अगर आप बाहर से भी आटा खरीदते हैं तो आप वो इस्तेमाल करें। तो अब आ जाते हैं 20 साल से 40 साल की उम्र तक के लिए आपने सहरी में क्या इस्तेमाल करना है। आप कोशिश करें पराठा, या अगर आप ब्रेड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो कर लें, और साथ कम से कम 2 अंडे, 2 मुकम्मल अंडे, आप ऑमलेट बना लें या जैसे आपको पसंद है वो इस्तेमाल करें। और साथ दूध का कप लाजमी, चाय पसंद है तो चाय ले लें या दूध इस्तेमाल करें। और ब्रेड के साथ आप जैम या जेली इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ दही की लस्सी आप इस्तेमाल करें। और सहरी में भी अगर आप अपनी खुराक में 3 खजूरें ऐड कर लेते हैं तो वो बहुत ज्यादा आपके लिए सारा दिन आपके एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए और आपकी जरूरत पूरी करने के लिए मुफीद व मुआवन साबित हो जाता है। ठीक। उसके बाद हम आ जाते हैं कि अफ्तार हमने करनी है। सहरी में मैं बताता चलूं कि आपने जो पानी इस्तेमाल करना है या दही की लस्सी, प्रेफरेबली अगर तरजीह बुनियाद पे आपके लिए दस्तयाब हो सकती है तो आप वो इस्तेमाल करें। तो वो खाने से पहले या खाने के साथ इस्तेमाल कर लें, खाने के बाद बहुत ज्यादा पानी या फ्लूइड्स नहीं लें। फिर हम आ जाते हैं अफ्तार पे। अफ्तार जैसे कि हम जानते हैं कि एक लंबा रोजा है, गर्मियां हैं, तो उसके बाद अफ्तार में आपने कोशिश करनी है कि मुनासिब मिकदार में आप एक तो पानी, शरबत इस्तेमाल करें, और जो बोतलें होती हैं या कार्बोनेटेड या सोडा ड्रिंक्स होते हैं, सोडा वाली बोतलें, वो इस्तेमाल नहीं करनी। हमने पानी और शरबत मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करना है, बहुत ज्यादा एकदम आपने इस्तेमाल नहीं करना। और इसके साथ हल्की फुल्की चीजें खानी है। आप खजूरें खाएं, 5 खजूरें, 5 बादाम अगर आप शामिल कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा आपकी ज़रूरियत को पूरा करने के लिए। जी जी डॉक्टर साहब, ये भी आपने नाश्ते में बताया कि अंडा वगैरह का इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल, सहरी में जी तो, जी सहरी में। तो गांव में जो लोग हैं वो ज़्यादातर जो राय पाई जाती है वो ये कहते हैं कि अंडा गर्म होता है तो इससे प्यास आपको रोजे के दौरान ज़्यादा लगती है। इस बारे में थोड़ा क्लियर करें। ये बिल्कुल सवाल ठीक है उनका। और ये आम तौर पे ये तो बहुत ज्यादा जो अंडा गरम का एक आम तौर पे अवाम में पाया जाता है कि मतलब अंडा एक से ज्यादा पूरे दिन में नहीं खाना चाहिए, हम भी बचपन से सुनते आए हैं। तो ये तो मेरे ख्याल में मुख्तलिफ हुक्मा की वजह से या किस वजह से, लेकिन बहरहाल ये बात मशहूर हो चुकी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अंडे में जो प्रोटीन्स होती हैं वो इतनी सादा शक्ल में होती हैं कि वो हजम करना निस्बतन आसान होती हैं, बजाय इसके कि जो प्रोटीन्स आपके गोश्त में मौजूद हुए, बड़े गोश्त में, उनके लिए आपके जिस्म को ज्यादा पानी इस्तेमाल करना पड़ता है। और उसके साथ अगर आप दही की लस्सी और पानी अगर आप 3 से 4 गिलास इस्तेमाल करें तो मेरे ख्याल में वो बहुत काफी है आपके दिन की जरूरत पूरी करने के लिए। और अंडे में ऐसी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं मौजूद होते प्रोटीन्स या अज्जा जिनको हजम करने के लिए बहुत ज्यादा आपके जिस्म को जो फ्लूइड है वो इस्तेमाल करना पड़े। हाँ, फर्क पड़ता है, इसीलिए हमने जो यंग एज के लिए हमने जर्दी ऐड की है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमने कोशिश की है कि हम अवाम को ये बताएं कि वो सिर्फ सफेदी इस्तेमाल करें अंडे की और जर्दी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जर्दी में फिर भी कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज, कुछ ऐसे अज्जा मौजूद होते हैं जिनको हजम करने के लिए हमको ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है। आपकी एनर्जी भी ज्यादा होती है, उसमें होता क्या है, हीट ज्यादा जनरेट होती है आपके जिस्म से, हिद्दत या गर्मी ज्यादा निकलती है, और पानी से वो चीज आपके लिए नुकसान, इस वजह से प्यास लगेगी फिर ज्यादा। जी बिल्कुल, वो आपके पानी को कम कर देती है। ठीक है। अच्छा, हम अफ्तार पे बात कर रहे थे। अफ्तार में हमने बादाम
और खजूर 5 कोशिश करें वो आप शामिल कर लें तो बहुत ज़्यादा मुफीद है। उसके साथ आपने सब्जी या फलों का जो सलाद है वो आपने खाना है, और पानी और जो शरबत है वो आपने मुनासिब मिक़दार में इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने रुक जाना है, जितनी भी आपको प्यास या भूख लगी है आपने थोड़ा सा वक्फा करना है, मगरिब की नमाज़ पढ़नी है। उसके बाद तकरीबन घंटे के वक्फे के बाद आपने फिर रात का खाना खाना है। उसके साथ आपने ठीक-ठाक मिक़दार में जो आपकी प्यास है उसको बुझाने के लिए पानी की कमी पूरी करने के लिए आपने पानी का इस्तेमाल करना है। और खुराक में आपने चावल या रोटी एक मेजर अपनी खुराक का हिस्सा बनाना है, और उसके साथ आपने रोज़ाना की बुनियाद पे तब्दील करके सुर्ख गोश्त, बड़ा गोश्त, सब्जियाँ, दालें और उस तरह की दूसरी अज़ा जो सालन में बनाते हैं आप घर में वो बदल के इस्तेमाल करनी है। उसमें आपने आदत ये बनानी है कि आप जो मीठा है वो खाने का हिस्सा बनाएं। कुछ ना कुछ आप डेयरी डेजर्ट जैसे कहते हैं दूध से बनी मीठी या अशिया या आइसक्रीम, कस्टर्ड, बड़ी जो चीज़ें घर में बनती हैं वो आप इस्तेमाल करें, तो वो मेरे ख्याल में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है डॉक्टर साहब। ये 20 से 40 साल की उम्र के लिए हो गया, इससे पहले कुछ पूछ लें तो फिर 40 साल के बाद। डॉक्टर साहब 20 से 40 साल के दरमियान के जो बच्चे हैं या जवान हैं वो खेल कूद का में ज़रा एक्टिविटीज ज़्यादा करते हैं, गेम करते हैं शाम को, उसके बारे में ज़रा बताएं कि गेम का क्या असर होगा इस दौरान में हमारी बॉडी पे। बिल्कुल ये चीज़ आपके जैसे तक हम जानते हैं, अगर हम कम प्रोटीन या कम एनर्जी वाली ग़िज़ा इस्तेमाल करेंगे तो वो हम जल्दी थक जाएंगे और हमारी एनर्जी लेवल शाम तक कम हो जाएगा और पानी भी खत्म हो जाएगा जिस्म से। तो उसी के लिए मैंने आपके खुराक में ये सजेशन दी है कि क्योंकि एक तो है ना खेल कूद करते हैं, इसके अलावा और भी बहुत से काम काज भी जो घर के अक्सर करने होते हैं या काम पर भी, क्योंकि सबको तो छुट्टियाँ नहीं है तो काम पर भी जाना होता है, सारे काम करना तो इसी एज ग्रुप के इसी की उम्र के हिस्से के साथ करना होता है। इसलिए उनकी खुराक में हमने वो सारी चीज़ें इस्तेमाल की हैं कि जो कम पानी के इस्तेमाल के साथ आप जिसको ज़्यादा एनर्जी दे सकते हैं। तो आपने ज़रूर, अगर आप तो काम नहीं कर रहे तो आपने अपनी रूटीन में खेल कूद लाजमी शामिल करनी है। आप असर से मगरिब तक या 1 से 2 घंटे की खेल अपने रूटीन का हिस्सा बनाएं और लाजमी करें। चलिए डॉक्टर साहब, और हमें कोई आप गाइडलाइंस देना चाहें इस बारे में कि जो हम रात को जब सोते हैं, जब रात का खाना खाएं, जो आपने बताया नमाज के बाद खाना खाएं, तो उसके बाद कितनी देर बाद इंसान सो सकता है कि उसका सुबह सहरी के लिए उसे एक अच्छा उसका निज़ाम जो है वो कबूल करे खाने को। हाँ, ये ज़रूरी बात है, मैंने शेयर भी करनी थी कि 2 बातें हैं। एक तो ये कि आपने रात का खाना बिल्कुल सोने लगे नहीं खाना, क्योंकि आपने ज़्यादा खाया होता है तो उससे आपके जो बहुत सी चीज़ें खुराक का वापस आना, खट्टे टिकार जैसे आमतौर पर हम देखते हैं और अक्सर निज़ाम का मुतासिर होना शुरू हो जाता है। तो आपने थोड़ा वक्फा रखना है, कम से कम 1.5 घंटे का वक्फा रखें, क्योंकि रमज़ान में का टाइम भी कम होता है तो हम ये तो नहीं कह सकते कि आप रात के खाने के बाद भी 3 घंटे का ज़्यादा का वक्फा रखें। तो 1.5 घंटे का वक्फा रखें रात के खाने के बाद, और रात को सोएं ज़रूर। आमतौर पे अक्सर लोग आजकल ये करते हैं कि वो रात को नहीं सोते, तो रात को सोएं ज़रूर। बेशक अपनी नींद को तक़सीम कर लें दिनों और रात में, लेकिन सोने से ये होगा कि अब सारा रात जब जागेंगे सारी रात हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, क्रेविंग्स करते रहते हैं, अक्सर लोगों की आदत होती है, हमारे यंग लोगों की खास तौर पर, तो वो सहरी में आपसे फिर सही तौर पर खाया नहीं जाता। तो आप रात को ज़रूर सोएं और सुबह कोशिश करेंगे कि तहज्जुद के टाइम पे उठें, सुबह 3 बजे या पौने 3 उठें। उस वक़्त उठ के आप पानी पिएँ, नवाफ़िल पढ़ें तो आपके जो एक्टिव हो जाता है ना। जिस तरह हमें पता है कि हमने पानी पीना है तो सबसे पहले 1 घूंट फिर 2 घूंट पीने और फिर आप पानी बढ़ाते हैं। सही। तो वो आपके जो एसिडिटी है तेज़ाब को एक दफ़ा धोके आपकी जो भूख है उसको मुनासिब कर देता है और आप खा सकते हैं। वरना अगर हम सोए उठ के खाने की टेबल पर बैठ जाएं तो हम सबको पता है कि फिर खाना मुश्किल होता है, कुछ खाया नहीं जाता और वो हम मुनासिब अंदाज से हेल्दी सहरी नहीं कर सकते। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे दोस्त होते हैं वो मतलब शुगर के मरीज़ होते हैं या ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, लेकिन वो इसरार करते हैं कि हमने रोज़ा नहीं छोड़ना। तो जिस तरह आपने कुछ चीज़ें बताई हैं सहरी में खाने के लिए, कुछ चीज़ें बताई हैं इफ्तार के लिए, तो अगर उनमें से काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं वो शुगर वाले इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन रोज़ा भी उन्होंने रखना है क्योंकि वो इसरार करते हैं, तो उनके लिए क्या ऐसी चीज़ें हैं कि वो कुछ चीज़ें वो इस्तेमाल करें तो वो उनकी सारी ग़िज़ाइयत पूरी हो जाएगी जो हम चाह रहे हैं।
बिल्कुल ठीक है। ये बात नहीं भूलनी कि हम जो भी अभी डिस्कशन कर रहे हैं आज की टॉक में, वो है जनरल पब्लिक के लिए, आम आवाम के इतना मालूमात में इजाफे के लिए और उनकी मदद के लिए। अब अगर हम हर डिजीज के स्पेसिफिक बात करें, वो बहरहाल मेरे ख्याल में अलग टॉक में कर लेंगे, लेकिन उन्हें अपनी खुराक में लाजमी इस बात का ख्याल रखना है कि वो ऐसी बद परहेजी ना करें जो उनकी सेहत को बिगाड़ने का बायस हो। अगर आपको शुगर है तो आपने ये मीठी ग़िज़ाएं इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि इनके लिए अल्टरनेटिव के तौर पे आपने इस्तेमाल जी करनी जी है। जी अगर आपको दिल का मसला या खून की नालियों का मसला है, तो आपने ब्लड प्रेशर का मसला जैसे है, तो आपने फिर चिकनाई वाली ऑयली ग़िज़ाएं इस्तेमाल नहीं करनी। उनमें आपने खास तौर पे एहतियात करनी है। आम रूटीन में आप रोज़ाना की बुनियाद पे नहीं, लेकिन मुख्तलिफ दिनों में पकोड़े, समोसे, रोल्स इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है अगर आप इफ्तार में करते हैं। लेकिन इन मरीजों ने, ब्लड प्रेशर वालों ने खास तौर पे चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। अगर मीठी है तो आपने मीठा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। जो शुगर वाले वो अपना मीठा इस्तेमाल करें, या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाकी या बेसन के अज्जा, और ज़्यादा मीठी या बिल्कुल जो मीठा मैंने डिनर के बाद बताया वो उसको इस्तेमाल नहीं करें। बाकी ज़्यादा डिटेल में मेरे ख्याल में इस पे नेक्स्ट टॉक प्लान कर लेते हैं, सिर्फ डायबिटिक्स एंड जी। हाइपरटेंशन पे। डॉक्टर साहब, यही मेरी आपसे गुजारिश थी कि आपसे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम भी टाइम लेते रहेंगे। तो आज के लिए आपने जो एक डाइट प्लान दे दिया है सहरी का और इफ्तार का, दोस्त इसको देखें और इस पे अमल करें। और आखिर पे आप अच्छा, जो है, ये थोड़ा सा मैं इजाफा कर देता हूँ, 40 इयर्स के बाद वालों के लिए 2-3 चेंजिंग्स हैं, जी जी बिल्कुल। अगर वो जहन में रख लेते हैं मेरे ख्याल में, अगर आपके पास टाइम हो तो। जी नहीं, बेहतर है, वो उनके लिए काफी मेन कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, उनके लिए मेन रिक्वायरमेंट्स वही हैं, लेकिन उन्होंने फाइबर ज्यादा अपनी खुराक में ऐड करना है, और जो गोश्त है वो बड़ा गोश्त नहीं बल्कि छोटा गोश्त या वाइट मीट इस्तेमाल करना है अपनी खुराक में। व्हाइट मीट से ठीक क्या है, मुराद ये है आपकी? वाइट मीट से हम चिकन इस्तेमाल करें, ये बेस्ट है जो वाइट मीट होता है, और मेरे ख्याल में वो इस्तेमाल करें, या मैक्सिमम बकरे का गोश्त वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बड़ा गोश्त उन्होंने इस्तेमाल नहीं करना, गाय या जो हमारे पास होता है जब भैंस का गोश्त, वो इस्तेमाल जी नहीं करना बिल्कुल। उन्होंने। तो उसमें उनके लिए सहरी में तब्दीलियां की हैं। एक तो अंडे की जर्दी इस्तेमाल ना करें, 40 साल के बाद कोशिश करें 2 अंडों की सफेदी इस्तेमाल करें सहरी में, और इसके साथ चाय या दूध जो उनको पसंद है वो इस्तेमाल करें, और सहरी में उसी तरह 3 खजूरें और दही की लस्सी इस्तेमाल करें। अफ्तार में वो कोशिश करें कि ऑयली चीजें निस्बतन कम इस्तेमाल करें, फल और बादाम और खजूरें उसी तरह इस्तेमाल करें, और शरबत जो है या पानी मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करें। और रात के खाने में उसी तरह उन्होंने एक तो छोटा गोश्त या सफेद मीट, सब्जियां, दालें बदल बदल के रोज की रात जो भी रात को सालन बने उसके साथ रोटी या चावल इस्तेमाल करना। और एक एक्स्ट्रा चीज है कि सोने से पहले उन्होंने लाजमी कोशिश ये करनी है कि 2 चम्मच जो इसबगोल का छिलका है उसको इस्तेमाल करना है दूध में या पानी में, जैसे भी उनको मुनासिब लगे। ये बहुत बेहतर अंदाज में उनके खाने को हजम करने में मदद देगा, उनको कब्ज भी नहीं होगी, उनका निज़ाम भी डिस्टर्ब नहीं होगा, तो वो बेहतर अंदाज से सहरी के लिए दोबारा फ्रेश होके मुनासिब एनर्जी के साथ मुनासिब अंदाज से खाना खा सकेंगे। और अपनी रूटीन में हफ्ते में 1 मरतबा कोशिश ये करें कि आप शामिल रखें विटामिन डी या कि CA+, हमें मेडिकल स्टोर से मिल जाता है, उसको अलग से शामिल कर लें दूध के साथ साथ। हफ्ते में 1 दफ़ा उसके एम्प्यूल्स ले लें, और जो सूप या फलों का शरबत है वो अपनी खुराक में इस्तेमाल करें। अतवार के हफ्ते में 1 दिन जो भी आपको सूट करे, तो वो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा आपकी जो कमी है जिस्म में उसको पूरा करने में मदद देगी। सही है। ताकि अच्छा। रमज़ान मुबारक, अल्लाह ताला हम सबको इससे बेहतरीन रंग में मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक दे। जी बिल्कुल। अच्छा, एक मेरा सवाल है आखिर पे कि किस तरह रमजान जो है बेहतर है हमारी सेहत के लिए? क्या ये बेहतर है या नहीं है, या किस तरह है अगर बेहतर है तो? सबसे इसका जो अहम फ़ायदा ये है कि हम आम तौर पे, जैसे एक तो अभी लॉकडाउन में छुट्टियाँ हैं, और वैसे भी हमारी रूटीन नहीं होती खाने की। हम बड़ा डिस्टर्ब खा रहे होते हैं, कभी दिन में 5 दफ़ा, कभी 2 दफ़ा, कभी 1 दफ़ा, कभी नहीं खा रहे होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, और कोई टाइमिंग नहीं होती। तो उसके हिसाब से हमारी एक्टिविटी भी प्लान नहीं होती, तो बड़ा एक डिस्टर्ब शेड्यूल चल रहा होता है। लेकिन हमारे जिस्म को जो प्लानिंग है ना, या एक तरतीब है औकात की और खाने की, वो बड़ी मुफीद कारआमद साबित होती है। हमारे जिस्म की या एक मैदे की भी मेमोरी होती है कि उसने एक खास वक़्त पे तेज़ाब खारिज करना होता है, खास वक़्त पे नहीं करना होता। अक्सर हम देखते हैं कि गलत टाइम पे खाना खाते हैं, उस टाइम हमारा जिस्म उसको हज़म करने के लिए और खाने के लिए तैयार नहीं होता, और जब तैयार होता है तो हम खाना नहीं खा रहे, जिसकी वजह से तेज़ाबियत बढ़ने से हमें अक्सर तेज़ाबियत हो रही होती है और सेहत बिगड़ रही होती है। तो रमज़ान बहुत ज़्यादा मददगार इस अंदाज़ से साबित होता है कि हमारी एक रूटीन बन जाती है, एक तरतीब आ जाती है हमारे खाने की रूटीन में, हमारे सोने में, जागने में, काम करने में, जो कि बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में हमारे
जो सारे साल की डिस्टर्बेंस होती है मेरे ख्याल में उसको वो एक दफा दुरुस्त कर दे। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आइंदा भी आपसे सेशन करते रहेंगे। और आखिर पे कोई एक क्लोजिंग स्टेटमेंट दे दें और हम खत्म करते हैं आज का अपना ये सेशन जो है। बस यही कहना था सबको रमजान मुबारक। दुआ करें अपने लिए भी, हमारे लिए भी, इस मुल्क और कौम और पूरी इंसानियत के लिए कि वो अभी हम लोग भी डायरेक्टली फेस कर रहे हैं जिस तरह कोरोना पेशेंट्स को भी, और जिस तरह एक बात फैली हुई है और हमारी हर चीज़ निज़ाम ज़िंदगी डिस्टर्ब होकर रह गया। तो इस रमज़ान में ख़ास तौर पे हमें भी दुआ में याद रखें और पूरी इंसानियत को, और अपने लिए भी ख़ास तौर पे दुआएं करें। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे और रमज़ान से बचने में मुस्तफ़ीद होने की तौफीक। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।